कभी शहरों में खुली जमीन होती थी, बच्चों की खेलती हुई आवाजें, पेड़ों की छांव और शाम को पार्कों की चहल पहल। पहले घर का मतलब होता था आंगन, छत और अपनी जमीन, लेकिन अब घर का मतलब हो गया फ्लैट, सुपर बिल्ट अप एरिया। हम ना पानी दे पा रहे हैं, ना हमारा सीवरेज सही है, ना हमारा ड्रेनेज। अब गुड़गांव का एग्जांपल लीजिए तो सारा इतने 100 करोड़ के फ्लैट और पता चला कि आप डूबे हुए हो। पहले जब डीडीए के समय में या जब इस तरह से सरकारी फ्लैट्स या जमीन आवंटित की जाती है फ्लैट्स बनाने के लिए, तो एक एफएआर जो है उसको स्थापित किया जाता है। लेकिन अब बिल्डर्स जब इस गेम के अंदर आ गए हैं तो ये सब बेमानी हो गया है। अथॉरिटीज जिनको देखना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जिनकी ड्यूटी है लॉ में कि उनको चेक करें कि भाई आसपास का ये सब चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं और वो कभी भी ना प्रॉपरली, ना साइंटिफिकली, ना लीगली वो डेवलप हो पाती है। अभी जो ये दौर चल रहा है बिल्डिंग्स बनवाने का, और एक ये होड़ बन रही है कि एक बढ़िया क्लब हाउस देंगे। जितनी डिमांड दिखाई जा रही है उतनी डिमांड है नहीं इस कंट्री में। आपने सिस्मिक जोनिंग जो सबसे पहले कंसिडर होता है किसी भी प्लानिंग में, वर्ल्ड वाइड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखेंगे कि वो एरिया कितना सिक्योर है। आपने उसको कंप्लीटली गोवाई कर दिया है। आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि AQI बहुत ज्यादा है, आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, टैंकर्स बुलवाने पड़ रहे हैं, गंगा वाटर सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्राउंड वाटर आपने ये नहीं देख रहे कि कहाँ पे कितना वाटर लेवल है, वो डिक्लाइन हो रहा है। हार्वेस्टिंग का, रिचार्ज के कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। अगर हम जो अपार्टमेंट में या जो किसी सोसाइटी में रह रहा है उसकी सिक्योरिटी है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी जगह जो रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं है? अब वो सिक्योरिटी में उनको किसी तरीके से नहीं मिल रही, तो वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो गलत नोशन है। क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस मिट्टी की खुशबू पहचान भी पाएंगी जिसमें हमारा बचपन गुजरा था, या ये बातें अब सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो हमारे शहरों को ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदल रहा है। कभी शहरों में खुली जमीन होती थी, बच्चों की खेलती हुई आवाजें, पेड़ों की छांव और शाम को पार्कों की चहल पहल। लेकिन अब शहर बदल गए हैं, या यूं कहें कि शहर ऊपर उठ गया है। उस जमीन की जगह ले ली है ऊंची ऊंची इमारतों ने, कंक्रीट के टावर जो आसमान को छूते हैं पर जमीन से जुड़ी जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। अब हम जमीन पर नहीं रहते, हम मंजिलों में रहते हैं। अब हम घर नहीं खरीदते, फ्लैट खरीदते हैं। आंगन नहीं, बालकनी में हवा ढूंढ रहे हैं। मोहल्ला नहीं, सोसाइटी का कंपाउंड बन गया है। अब बच्चों के लिए मैदान नहीं है, बस एक छोटा सा प्ले एरिया है। और पार्क अब एक एड ऑन सुविधा कहलाने लगे हैं। इन टावरों की वजह से हम हवा, जगह, हरियाली सब धीरे धीरे खो रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं और शहर कंक्रीट के जंगल बनता जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम उस बदलते शहरी जीवन की बात करेंगे जो हमें शायद सुविधाजनक तो लग रहा है, पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमसे छीन भी रहा है। तो आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऊंची इमारतों का चलन क्यों बढ़ रहा है, बल्कि सवाल यह है कि इस बदलाव की असली कीमत कौन चुका रहा है? हम, हमारी आने वाली पीढ़ियां, या वो शहर जो अब अपने ही बोझ से थकने लगा है? आइए शहर की इन ऊंचाइयों के पीछे छिपी सच्चाई को खोजते हैं और ये समझते हैं कि जहां हम रह रहे हैं वो वाकई घर है या सिर्फ एक फ्लैट नंबर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आकाश वशिष्ठ जी मौजूद हैं जो कि एक एनवायरमेंट एडवोकेट हैं। साथ ही हरीश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। मेरा पहला सवाल हरीश जी आपसे है। पहले घर का मतलब होता था आंगन, छत और अपनी जमीन, लेकिन अब घर का मतलब हो गया फ्लैट, सुपर बिल्ट अप एरिया और मेंटेनेंस। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे आई हैं और हुआ क्या है कि शहर के अंदर जो ज़मीन की कीमतें धीरे धीरे बढ़ी हैं और वो बढ़ने का कारण भी अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो हो क्या रहा है कि आज की तारीख में शहर के अंदर ये शहर है किसका, जो एक्चुअल यूज़र है वो ढेर सारी जगह से वो गायब है और सारा शहर जो है उसकी ज़मीन या अभी जितने ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट टूल हो गए हैं। तो मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो 10 फ्लैट, 15 फ्लैट, 20 फ्लैट किसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं या लोन लेके कर लेते हैं, या लोन लेके कर लेते हैं, जैसे भी। तो हर आदमी का ढेर सारा, तो इस बारे में अपने देश में कोई नीति नहीं है कि कोई भी आदमी कितना फ्लैट या कितना ज़मीन या कितना क्या ले सकता है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अब आज की तारीख में
FAR लगातार बढ़ता जा रहा है, तो FAR अच्छा उसमें बिल्डर का अपना इंटरेस्ट है कि FAR ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिल्टअप एरिया होएगा, और ज़्यादा बिल्टअप एरिया होएगा तो उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। आपने FAR की बात करी, फ्लोर एरिया रेशियो। मैं आकाश जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि पहले जब DDA के समय में या जब इस तरह से सरकारी फ्लैट्स या ज़मीन आवंटित की जाती है फ्लैट्स बनाने के लिए, तो एक FAR जो है उसको स्थापित किया जाता है कि इतने फ्लैट्स होंगे, इतना आंगन होगा, इतनी ही आबादी होगी। लेकिन अब बिल्डर्स जब इस गेम के अंदर आ गए हैं तो ये सब बेमानी हो गया है। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है, ये बहुत बड़ी विशेष साइकिल है। जब भी FAR डिसाइड होती है, तो FAR जब डिसाइड होती है तो ये एक बहुत बड़ा अर्बन प्लानिंग का एक कंपोनेंट होता है। अर्बन प्लानिंग के साथ साथ उसको आप लेआउट प्लान से भी जोड़ सकते हैं, जोनल प्लान से भी जोड़ सकते हैं, और उस बिल्डिंग का पर्टिकुलर लेआउट प्लान। जब भी आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आसपास की जो सराउंडिंग सेटिंग्स हैं, फिजिकल सेटिंग्स, वो कैसी हैं। आप उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आसपास की लेते हैं, आप वहाँ पे लैंड की टोपोग्राफी देखते हैं, आप वहाँ पे सारे वाटर रिसोर्सेज का मैपिंग करते हैं, आप बहुत सारी बाकी चीज़ें देखते हैं, तब जाके आपका FAR एक ये सारी चीज़ें तब FAR जाके डिसाइड होता है। तो FAR से कॉम्प्रोमाइज़ जब आप ये नहीं देख रहे, और प्लस आपको ये भी देखना पड़ता है कि जहाँ पे अगर आप FAR किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कोई बिल्डिंग अगर कंसीव की जा रही है, प्लान की जा रही है, तो वहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक का कितना लोड है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे कितना अवेलेबल है। ट्रैफिक ज़्यादा होगा, आप FAR बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक ही जगह ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे आज हम कहते हैं कि हम कंजेस्टेड एरियाज़ में जाते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत भीड़ है, वो भीड़ नहीं बल्कि वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो उन लोकेलिटीज़ में हो, चाहे आप एक FAR बढ़ा के जब एक अपार्टमेंट में आप कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो वहाँ पे सारी की सारी डेंसिटी इनफैक्ट बढ़ जाएगी एक लोकलाइज्ड एरिया में, जिसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे, वहाँ की इनफैक्ट ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी, वेहिकुलर लोड, व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपके बहुत सारी चीज़ों पे लोड पड़ता है। और तो ये सारा इनफैक्ट हर चीज़ पे डायरेक्टली इसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। बट आज अनफॉर्चुनेटली ये FAR के ये जो कंसिडरेशंस होते हैं ये कभी भी फैक्टर इन नहीं किए जाते, और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच के FAR और कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ जिनको देखना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ड्यूटी है लॉ में कि उनको चेक करें कि भाई आसपास का ये सब चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं, और वो कभी भी ना प्रॉपरली, ना साइंटिफिकली, ना लीगली वो डेवलप हो पाती हैं। राइट सर, आपने जो बातें करी हैं ग्राउंड वाटर वगैरह की सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, बट सर आप आर्किटेक्ट रहे हैं, आप बताइए FAR जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, और जब ये प्राइवेट बिल्डर्स आते हैं और ये जाते हैं अपना प्लान लेके किसी भी अथॉरिटी के पास, तो किस तरह से वो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखेंगे, कम रखेंगे, FAR किस तरीके का रहेगा, और किन क्राइटेरियाज पर अथॉरिटी इसे अप्रूव करती है? नहीं देखिए, ये क्या है कि जैसे एक पूरा नोएडा शहर की बात हम करें तो शुरुआती यहाँ की पॉपुलेशन वर्सेस एरिया एक सोचा गया, उसके बाद उसके ही आधार पे सारे डेवलपमेंट्स जो हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू हुए, और फिर धीरे धीरे लगा कि डिमांड बढ़ रही है तो हाउसिंग शुरू हुई। शुरुआत में हमें याद है कि जब सेक्टर 61 में मेरे ख्याल से एक हाउसिंग बन रही थी, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा सोच रहे थे, ये 2000 के आसपास की बात होगी, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ तो नोएडा के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट ही चलेगा, यहाँ ये फ्लैट वाले डेवलपमेंट्स चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसी हिसाब से लैंड की डिमांड बढ़ती गई, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने भी, शासन ने डील छोड़ दी गई ना? नहीं, मतलब वो जो डेंसिटी का था कि पर स्क्वायर किलोमीटर इतनी फैमिलीज रहेंगी, उसको रिलैक्स करते गए। और आज की तारीख में जैसे ये शुरुआत में मुझे बताया गया कि करीब 10-1 लाख पॉपुलेशन, 10 या 15 लाख के आसपास के लोगों के लिए ये डिज़ाइन था,
और आज की तारीख में तो आप सोच सकते हैं कि इवेंचुअली नोएडा जब सारा डेवलप होएगा तो 50 लाख तो मेरे ख्याल से। तो हुआ क्या कि ये सारी डेंसिटी बढ़ती गई और लोग आते गए, बाहर से भी आए, यहाँ भी बढ़ी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे, अच्छा इसमें चूँकि FAR बढ़ाने में इसके 2 फैक्टर हैं। केवल FAR बढ़ाने से डेंसिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन इन्होंने FAR को बढ़ाया, मतलब एक पर्टिकुलर प्लॉट में आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा, उसमें कितनी फैमिलीज पर हेक्टेयर, कितनी फैमिलीज रह सकती हैं। तो इस चीज़ को जो है रिलैक्स शासन स्तर में रिलैक्स करते चले गए। मैं बताऊं, अभी सेक्टर 47 में जो जलवायु टावर्स है उसमें 6 एकड़ के अंदर 383 फ्लैट्स हैं। एक ये अराउंड 2003 के आसपास की बिल्डिंग्स हैं। आज की तारीख में जितने नए आ रहे हैं तो इतने ही एरिया में मोर देन 1000 या 1200 फ्लैट्स होंगे। अब उसका रिजल्ट ये होगा, जब इतने फ्लैट्स होंगे तो आप एक तो क्या करोगे, पूरे प्लॉट में आप बेसमेंट बनाओगे, डबल बेसमेंट बनाओगे। इसका मतलब जो पार्क वगैरह अगर बीच में आपने दिया उसमें आप कोई पेड़, ट्री के नाम पे ट्री नहीं लगा सकते हो। बाउंड्री के साथ में थोड़ा बहुत जो भी ट्री लगा लोगे, लेकिन एक्चुअल ट्री गायब हो जाएगा। तो ये उसका जो FAR एंड डेंसिटी जो बढ़ाते गए उसका रिजल्ट। अब इसमें क्या है कि एक दूसरा फैक्टर भी है कि जैसे जब आपने पूरे कैलकुलेशन किया तो पूरे नोएडा का कैलकुलेशन कर लिया, जबकि जो टावर्स दिए वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में 78 या 73 या यहाँ दिए, तो यहाँ सडनली आपको 25 स्टोरी के ढेर सारे मकान मिल गए। करेक्ट। तो सर, कानून में थोड़ी सी ढील हुई और बिल्डरों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसका एक एंगल ये भी है कि बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है। लोग आसपास के छोटे इलाकों से आते हैं, शहरों में आते हैं, रहना चाहते हैं, और ये भी बड़ी बात मानी जाती है कि आपने एक फ्लैट ले लिया वहाँ पर। बट क्या ये मजबूरी है सर? ये बिजनेस मॉडल बन गया है कि जो सरकार का मास्टर प्लान था, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो ये बिजनेस मॉडल ही हो गया है पूरा। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और हम ये अपने लीगल केसेस में बहुत वेहेमेंटली आर्ग्यू करते हैं कि राइट टू लाइफ अल्टीमेटली राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फ्रेश वाटर एंड राइट टू अ क्वालिटी लाइफ। जो अर्बन प्लानिंग एक्ट्स हैं स्टेट्स ने, क्योंकि स्टेट्स, अर्बन प्लानिंग स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स अपने लेगिस्लेट करती है उस पर। तो अर्बन प्लानिंग के जितने कानून हैं वो राज्यों की लेगिस्लेचर्स ने इनेक्ट किए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान तो रखा जब कानून को इनेक्ट किया कि भाई ये हम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ, इसीलिए अर्बन प्लानिंग का एक इफेक्टिव प्लानिंग, एक एफिशिएंट प्लानिंग और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो इंश्योर करे, ऐसी प्लानिंग का एक प्रावधान उसमें किए गए। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे, और ये केवल यूपी की बात नहीं है, ये आसपास के सेटेलाइट टाउन्स NCR के आप जिनको देखें, चाहे आप फरीदाबाद देखें, गुड़गांव देखें, आप ऑफ कोर्स दिल्ली में भी आप देखेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हर तरीके के इस प्रकार के जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स हैं। आपका लॉ कहता है कि आपको प्लान डेवलपमेंट, बल्कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ जो इनको एग्जीक्यूट करती हैं इन प्लान्स को, इन मास्टर प्लान्स को, उनकी ड्यूटीज़ है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, वो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट होते हैं। और यहाँ पर अथॉरिटीज़ की बड़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़ हैं कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी एमिनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ आप अपने, जो भी यहाँ रहेगा, ये बिल्डर की तो बाद में ड्यूटी है, पहले ये लॉ लीगल ड्यूटी अथॉरिटीज़ की है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो भी इन अपार्टमेंट्स में या किसी भी ऐसी जगह पर रह रहा है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करने का ये जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो लाई करती है इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को। जो भी डेवलपमेंट, चाहे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, चाहे GDA हो गया, इस तरीके से चाहे हुडा हो गया, चाहे मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हो गई, ऐसे सारी, चाहे फरीदाबाद अथॉरिटी हो गई, तो इस तरीके से उन पे लाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आते हैं इस आशा से कि हमें यहाँ पे एक अच्छा जीवन मिलेगा। आज NCR की बात करें तो हवा का ये तो सबको कि यहाँ पे साफ हवा के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी की बहुत किल्लत हो गई है, बहुत कमी महसूस हो गई है। आप जिस तरीके से देखें, ग्रीनरी बिल्कुल कम हो गई है, पेड़ बहुत कम हो गए हैं, सोसाइटीज के अंदर पता नहीं कैसे रह पाते हैं लोग, ये बहुत। तो इसमें ये सारी जो ड्यूटीज हैं, ये जो मॉनिटरिंग की है, ये सुपरविजन की है, और इन लॉज का इन्फोर्समेंट ये अथॉरिटीज के ऊपर लाई करता है। तो उनको ये
सुनिश्चित करना। हरीश जी, आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर ओवरसी की हैं, आपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वॉल्व रहे हैं। कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है अथॉरिटी का? जैसा सर ने बोला कि अथॉरिटी का काम है जाकर चेक करना। हाउ मेनी टाइम्स समबडी फ्रॉम द अथॉरिटी कम एंड चेक, या फिर बिल्डर के यहाँ से एक पैकेज पहुँच जाता है और जो वो चाहते हैं उस तरह से होता रहता है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो अथॉरिटीज़ का रोल जो है, या शासन का रोल थ्रू अथॉरिटीज़ से शासन से गवर्न होता है, तो उनका रोल दो लेवल पे है। एक तो मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल में ऑब्वियसली आपको ये तय करना कि मास्टर प्लान बनवाने का काम जो है उनका होता है, जिसमें कि आप तय करते हो कि ये पूरा शहर कितने लोगों के लिए बन रहा है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, क्या कमर्शियल रहेगा, क्या रेजिडेंशियल रहेगा, और रेजिडेंशियल में कितने लोग शहर में रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि हालांकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ हायर डेंसिटी पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिंगापुर वगैरह के लोग एग्जाम्पल देते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज़ की तरफ से हम ना पानी दे पा रहे हैं, ना हमारा सीवरेज सही है, ना हमारा ड्रेनेज। अब गुड़गांव का एग्जांपल लीजिए तो सारा इतने 100 करोड़ के फ्लैट और अब पता चला कि आप डूबे हुए हो। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस डेंसिटी की आप बात करते हो वर्सेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चाहिए, सिंगापुर से आप कंपेयर करते हो तो सिंगापुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप नहीं दे पाते हो। तो जहाँ तक अथॉरिटीज़ के रोल का सवाल हुआ, एक तो मैक्रो लेवल पे हुआ कि पॉलिसी लेवल पे आपने ओवरऑल विजुअलाइजेशन किया कि ये ऐसे ऐसे होगा और इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो वो अब नोएडा का कहने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, बट आपको पता है कोई भी रोड देख लीजिए, कोई भी कुछ देख लीजिए, किस लेवल में है। नहीं है सर। तो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब आता है, चाहे वो गंगा का पानी हो मिक्स करके आप दे रहे हो, कुछ भी। इतना इस समय नोएडा में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों के स्कूल्स हाइब्रिड हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए। भाई साफ हवा आएगी कहाँ से? आपने सारे जंगल काट के वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। पानी का लेवल आपने कहा नीचे जा रहा है, एक नहीं कर पा रहा है सप्लाई पानी का। नहीं, तो वही बात मैं उसी बात पे आ रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अथॉरिटी का एक रोल है कि उस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और मैक्सिमम लोड के लिए जब ये सिटी 50 लाख लोगों का हो जाएगा तो वो एक चीज़ है। अब दूसरी बात आती है एक पर्टिकुलर बिल्डर या पर्टिकुलर हाउसिंग या किसी भी उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली सोसाइटी का रोल मतलब अथॉरिटी का रोल बहुत रहता है, क्योंकि चीज़ें माइक्रो लेवल पे भी विद इन बिल्डिंग क्या कंफर्ट्स क्या कैसे हो रहा है वो सारा वो देख सकते हैं। ग्रीन एरियाज़ के अपने तय मानक हैं, उनमें रिलैक्सेशन ना हो, तो ढेर सारा रोल उनका हो सकता है। सर ये होता है क्या? ग्रीन एरिया के जो मानक तय किए जाते हैं, आपको लगता है सोसाइटीज उसको फॉलो कर रही हैं? देखिए, मैं उससे पहले थोड़ा सा आ जाता हूँ सर की बात पे। मैं अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा था। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से पहले मैं सेफ्टी ऑफ लाइफ पे की बात करूँगा। पूरा दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 4 में है, ठीक है। सीस्मिक जोन 4 अर्थक्वेक जोनिंग में मतलब 5 तक लास्ट होता है और 4 एक तरीके से हाईली वल्नरेबल। कभी भी कोई कुछ भी, और अर्थक्वेक्स बहुत रिकरेंट हो चुके हैं लगातार, और तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सीस्मिक जोन 4 में आपको इतनी हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशंस आपको एक्सरसाइज करनी होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि पूरे इन एनसीआर के किसी भी टाउन में ये प्रैक्टिस की जा रही है। ना ही तो प्रिवेंटिव मेजर लिए जा रहे हैं कि भाई, ना ही प्रोहिबिशन प्रिवेंशन है कि आप ऐसी जगह हाई राइजेस मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स इतना ना लाएं। कुछ एरियाज फॉरबिडन प्रोहिबिटेड रहें कि वहां पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आ गया तो आपके पास वो मेजर्स भी नहीं है कि आप वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट पूरी तरीके से हो। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, आपने आज इस तरीके से प्लानिंग करी है कि आप कहीं भी, एक उसको हम बोलते हैं कि एनीवेयर एंड एवरीवेयर, आपने जहां देखा आपने वहीं पे प्रोजेक्ट्स को आपने लैंड अलॉट कर दी। आप उसको सिंगल यूनिट प्लॉट्स भी कर सकते थे जहां पे सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा रहती। एक अच्छा प्लानिंग होता,
वहाँ पे उन प्लानिंग फीचर्स में आप पार्क्स का अलग प्रोविजंस करते, ग्रीन बेल्ट्स का प्रोविजन होता, गार्डन्स का प्रोविजन होता, लेकिन आपने ये मॉडल चुना, आपने सिर्फ ये मॉडल चुना और आपने बाकी फैक्टर्स को आपने सिस्मिक जोनिंग जो सबसे पहले कंसिडर होता है किसी भी प्लानिंग में, वर्ल्ड वाइड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखेंगे कि वो एरिया कितना सिक्योर है, आपने उसको कंप्लीटली गोवाई कर दिया है। और आप बाकी चीजें पे और आपने प्लस बाकी लैंड फैक्टर्स, टोपोग्राफी, वहाँ का सॉइल कैसा है। इनफैक्ट मैं आपको सॉइल की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में सेक्टर 107 और 108 हम एक लीगल केस कर रहे हैं, वो पूरा जोन ऑफ सॉइल लिक्विफेक्शन है। वहाँ पे इमारतें बहुत हाई राइजेस वो अल्टीमेटली वो की और वहाँ पे पूरा का पूरा नजफगढ़ झील का पूरा पानी आ गया, उसके पूरे बेसमेंट्स फ्लडेड हो गए और अल्टीमेटली लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। तो वो कैसे हुआ ऐसा, और वो कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे। तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। करेक्ट। यहाँ मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी, जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि ये सारे इंप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए? हम नहीं सोचते, हम देखते हैं हमारा बजट कितना है, हमारे ऑफिस के पास कौन सी जगह, और हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटीज़ की और जो लोग ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, एनसीबी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, है ना, ये तो बता देता है, जब ये प्लान्स पास करता है ये तो बता देता है कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, ये एरिया डिवाइड, क्या वो बताता है कि कितने बड़े फ्लैट्स होने चाहिए, एक फ्लोर पे कितने होने चाहिए? इस लेवल तक क्या घुसते भी हैं या फिर ये बिल्डर्स का डिस्क्रिप्शन होता है? नहीं, देखिए नेशनल एनबीसी जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, हाँ जी, वो काफ़ी डिटेल में चीज़ों में है। और सपोज मिनिमम एक हैबिटेबल रूम कितना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मिनिमम उनका भी बहुत मिनिमम ही है, 8 फुट बाई 9 फुट या एज मच आई रिमेम्बर इस टाइप के हैं। तो ऑब्वियसली मिनिमम पे तो खैर मिनिमम वाला तो EWS या उस कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे मैं EWS का ही बताना चाहूँगा कि सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इन घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो लोग उनके सर्विस स्टाफ है, चाहे ड्राइवर्स हों, चाहे काम वाले, चाहे, तो उनके लिए किसी भी अथॉरिटी के पास अभी तक फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं हो पाई। जिन लोगों ने कहा भी कि EWS फ्लैट्स इतने % ये मैंडेटरी है, उनका भी एक्चुअली क्या हसर हुआ, क्या वो EWS वाला पर्सन जो आपका ड्राइवर है वो अफोर्ड कर पाया क्या उसको? तो वहाँ सही तरीके से नहीं हुआ। ये तो भला हो इन अर्बन विलेजेस का कि सपोज यहाँ आपका देख लीजिए बरौला, कुलेसरा, जैसे आपने कहा कि राज्य का प्रेरोगेटिव होता है, अर्बन डेवलपमेंट होता है, तो अब राज्य ये भी चाहता है कि भाई बहुत प्रोग्रेस हो वहाँ पर। मिडिल क्लास अब देखा जाए इंडिया में तो वो उसकी संख्या बढ़ गई है, लोग अब डिसेंट कमा रहे हैं, वो घर अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन सर मैं वापस उसी चीज़ पे आऊँगी, आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि AQI बहुत ज़्यादा है, आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, टैंकर्स बुलवाने पड़ रहे हैं, गंगा वाटर सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये अपने आप नहीं हो रहा, आप समझाएंगे लोगों को ये चीज़? सुप्रीम कोर्ट में जो एयर पोल्यूशन जो केस चल रहा है, जो आप रोज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें हमने भी एक एप्लीकेशन लगाई है, मैं उसमें एडवोकेट हूँ। हमने कोर्ट को करीब 28 सजेशंस दिए हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। और ये बड़ी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना, एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली हाई राइजेस की, अपार्टमेंट्स की बात चल रही है, तो ये कैसे एयर पोल्यूशन पे, देखिए उसमें एयर पोल्यूशन हमने कोर्ट को ये बताया, अभी परसों ही हियरिंग थी, तो आज भी हियरिंग थी, परसों हमने कोर्ट को ये बताया कि एक बहुत बड़ा एक जो इशू है इस पूरे उसमें, हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं, हो क्या रहा है कि हम बात करते हैं, क्योंकि पूरा दिल्ली NCR एक अल्टीमेटली एक ट्रफ बन चुका है, एक चैम्बर जिसे कहते हैं। पाकिस्तान और पंजाब से विंड्स आती हैं, वो सारी वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज होती हैं, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। तो हमने उसमें ये कहा है कि आपने अनब्रिडल्ड पिछले 20 सालों से 25 सालों से लगातार आप यही ट्रेंड करते रहे कि आप वर्टिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे आपने ध्यान नहीं दिया। वर्टिकल डेवलपमेंट उसकी हाइट अनकंट्रोल्ड है, उसका कोई अनसाइंटिफिक तरीके से आप खड़ा कर रहे हैं। तो जब भी हवा आती है पंजाब की तरफ से, खासकर वेस्टर्ली जिसको हम बोलते हैं, जिसकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट टू आपका साउथ ईस्ट होता है या ईस्ट होता है, तो
तो वो हवा जो पोल्यूशन से भरी हुई होती है, जब इन हाई राइजेस को हिट करती है, और ये क्योंकि हम स्टबल बर्निंग पे हर चीज़ कहते हैं, तो स्टबल बर्निंग तो बहुत पहले से होती आ रही है, वो यहाँ पे एग्रेवेट क्यों कर देती है, उसका एक कंट्रीब्यूशन। तो जब वो हवा आती है, वो या तो वो हिट होगी, तो या तो वो इनफैक्ट वहीं पे ट्रैप हो जाएगी, या ट्रैप हो जाएगी वहीं पे सस्पेंड हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा, ये कभी अब होता क्या है कि जब भी वेस्टर्लीज आती हैं और पॉल्यूशन से भरी हुई होती हैं, स्टबल बर्निंग का वो है, तो ऑपोजिट साइड से आपकी ईस्टर्लीज जो ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती हैं, या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट जो ब्लो करती हैं, आपने इधर भी, आपने इस डायरेक्शन में भी आपने बहुत सारी हाई राइजेस खड़ी कर दी आपने, कि जो भाई अगर वो पोल्यूशन से भरी हुई आ रही हैं तो कम से कम उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऐसी ऑपोजिट डायरेक्शन से विंड अगर आपने, क्योंकि उसकी स्पीड तोड़ दी आपने, उसकी इंटेंसिटी तोड़ दी, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है। तो क्या हुआ, उसका जो पोल्यूशन का जो लेवल्स हैं उसको और एग्रेवेट कर देगी। तो ये जो नेचुरल मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है आपने वो ब्रेक कर दिया। ये कंपोनेंट कभी स्टडी नहीं हुआ है, जिसको हमने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि ऐसा फिनोमेना ये 20-25 सालों में, तो कि ये एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्री में सिर्फ एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कि ये स्टडी, तो कोर्ट ने उस चीज़ को बहुत पेशेंटली सुना, और कोर्ट ने कहा कि आप ये CAQM को और यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप दे दीजिए। हमने कहा ये बहुत जरूरी है स्टडी। तो ये सारे फैक्टर्स की हम लगातार वो करे जा रहे हैं। आप कम से कम ये चीज़ तो आप देखिए कि इसका एयर पोल्यूशन, तो ऐसी छोटी छोटी बड़ी वाइटल चीज़ें हैं जो कि स्टडी इस पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी बात थी कि पानी को लेके कि इसका आज इतने सारे लिटिगेशंस आपके ग्रेटर नोएडा और बाकी जगह से हो रहा है सिर्फ पानी को लेके। कोई NGT में चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कुछ अपील सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। अल्टीमेटली किस पे बर्डन पड़ता है? स्टेट पार्टी होती है, कॉस्ट किस पे जा रही है? सारा का सारा स्टेट्स को बियर करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपने प्रिवेंटिव और प्रोहिबिशन वाले स्टेप पे उस पर आपने देख लिया होता तो आपको शायद ये वो नहीं करना पड़ता। और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर आपने ये नहीं देख रहे कि कहाँ पे कितना वाटर लेवल है, वो डिक्लाइन हो रहा है। हार्वेस्टिंग का, रिचार्ज के कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। स्टेट को तो नहीं, ये तो लोगों को ही बेयर करना पड़ रहा है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, मैं भी एक सोसाइटी में रहती हूँ। हमारे यहाँ जब गंगा वाटर नहीं आता तो टैंकर्स मंगवाए जाते हैं, जो हमारे मेंटेनेंस का हिस्सा है। सो इवेंचुअली जो कुछ भी हो रहा है निचले स्तर पर, उसका भुगतान जो है वो हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर कर रहा है। तो वही मेरा सवाल सर अब नेक्स्ट आपसे भी था कि आपने भी बहुत बिल्डिंग्स बनवाई है, 62 में, 47 में, बट अभी जो ये दौर चल रहा है बिल्डिंग्स बनवाने का, और एक ये होड़ बन रही है कि एक बढ़िया क्लब हाउस देंगे, हाँ, और ग्रीन एरिया प्रॉमिस किया जाता है, नहीं मिलता। इन पे कार्रवाई तो होती नहीं है? होती है? नहीं, प्रॉमिस करने के बाद न देना तो गलत है। और कोई सुनवाई कहीं तो नहीं होती, मुझे लगता है कंज्यूमर्स तो लड़ते रह जाते हैं। नहीं, लिटिगेशंस, यही तो बात कर रहे हैं कि लिटिगेशंस तो बहुत हैं। अब इसमें एक बात मैं और करना चाह रहा था कि एक्चुअली ये बात पॉलिसी लेवल पे, जैसे वर्टिकल डेवलपमेंट वर्सेस हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बात होती है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल भी जा सकते थे। और दूसरा ये है कि जितनी डिमांड दिखाई जा रही है उतनी डिमांड है नहीं इस कंट्री में। और हो क्या रहा है कि ये रियल इस्टेट जो है, ये दिस हैज़ बिकम अ टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो बात मैंने पहले भी कही, वो हो क्या रहा है कि आप ग्रेटर नोएडा, यहाँ वहाँ सब जगह जो है, आप अगर गवर्नमेंट इस डिटेल में जाए कि कौन लोग हैं जो इन फ्लैटों को ले रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे, जो मेरा अपना वो है एजम्पशन, कि ढेर सारे, मतलब रियल यूज़र, जिसको एंड यूज़र आप बोलते हो, वो गायब है। आज की तारीख में नोएडा के अंदर आप देख लीजिए कि 2 BHK फ्लैट जो है 70-80 लाख में हो रहा है लॉन्च। अब आप देख लीजिए कि अगर आप और 3 BHK जो है वो 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है।
तो अब आप सोच सकते हो कोई नया पर्सन जो कितना उसका EMI उसमें जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सिटी अनवायबल हो गया है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान या 5 मकान ऑलरेडी हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट टूल बन गया है। इसलिए सडनली लगता है कि जब जैसे ही लॉन्च होती है वो हो गया सब बिक गए। तो सब बिक गए, वो कौन लोग हैं? अब लास्ट में आप जाके देखेंगे कि केवल 20% लोग रियल यूजर्स थे, बाकी सब जो है इन्वेस्टर्स थे। तो ये पूरा का पूरा शहर इन्वेस्टर्स का शहर हो गया है। और इन्वेस्टर्स का शहर होने से क्या हो रहा है कि जिसको रहना है, अच्छा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये कितना पैसा इसमें हमें 2 साल 5 साल में बढ़ जाएगा। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि इनकी फैसिलिटीज का क्या हो रहा है। वो थोड़े से यूजर जो एक्चुअल रहने वाले हैं वही परेशान हैं कि इसमें पार्क क्या बना, या इसमें क्लब क्या बना, या इसमें क्या हुआ। बिल्कुल ठीक बात, लोगों ने इन्वेस्ट करके रख लिया, जब कोई खरीदने आएगा उस समय जो रेट चल रहा होगा उसमें बेच दिया जाएगा। उनका मुनाफा अलग, बिल्डर का अलग, है ना। बट सर ये ट्रेंड मैंने देखा है छोटे शहरों में भी सीपन कर रहा है कि जिनकी बड़ी कोठियां, बड़े घर होते थे, वो अब ये भी हो सकता है कि भाई जो नेक्स्ट जनरेशन है वो चली गई बड़े शहरों में रहने के लिए, तो अब माँ बाप रह गए हैं या छोटी फैमिली रह गई या वो नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो वो भी अपनी जमीन दे देते हैं हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या ये एक माइंडसेट भी चेंज हुआ है लोगों का? क्योंकि कंज्यूमर है तभी मार्केट है। ये जो सो कॉल्ड वर्टिकल डेवलपमेंट है या वर्टिकल हाई राइज डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि इसका एक बहुत बड़ा सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशन है। जैसे कि आपने कहा, अल्टीमेटली या तो लोग अपनी जहाँ पे किसी की एग्रीकल्चरल लैंड है या माँ बाप रह रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी कि भाई कोई आए और यहाँ पे फटाफट आ जाए और हम बिल्कुल कैश रिच हो जाएं ओवरनाइट, ठीक है। उस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिलता है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मैंने ये महसूस किया है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जहाँ पे माँ बाप हैं, एज हो गई है, एल्डरलीज हैं, सीनियर वाली ब्रैकेट में आ गए हैं, उनके बच्चे जैसे ही होता है तो वो तुरंत वो न्यूक्लियर की तरफ, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसका हमारी इंडियन सोसाइटी पे बहुत बड़ा कल्चरल इम्प्लीकेशन है। आप समझिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रहने के आदी रहे हैं, वहाँ पे तमाम तरीके के दुख सुख हम ऐसे होता था कि बांट लेते थे कि हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आज वो सारा का सारा हम न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। कोई इस पे कोई चर्चा भी नहीं है, कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं। तो हम जब वहाँ पे होता है तो माँ बाप हो जाते हैं बिल्कुल अकेले अलग, और बच्चे कहीं पे हो जाते हैं। बच्चों का जैसे कि बहुत सारे उसके माता पिता यहाँ रह रहे हैं, बच्चे विदेशों में हैं, तो उनका कोई ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उनकी अल्टीमेटली कंडीशन आप देखिए, सेम चीज हो रही है, क्योंकि ना तो जो बाहर रह रहा है ना वो इतनी फ्रीक्वेंटली आ पाता, ना कोई दूसरे शहर में है वो इतनी जल्दी आ पाता। आप जो बोल रहे हैं इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, साइकोलॉजिकली शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। जब बहुत लोग साथ रहते थे तो मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली जाती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली है, अब किसी को लगता है यार फ्लैट ले लो, सिक्योरिटी भी कोई देख लेगा, बिजली का बिल भी कोई देख लेगा, पानी का बिल भी कोई देख लेगा, हमको एक जगह पे करना है। ये भी एक रीजन हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम सिक्योरिटी कहते हैं, अगर हम जो अपार्टमेंट में या जो किसी सोसाइटी में रह रहा है उसकी सिक्योरिटी है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी जगह जो रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं है? अब वो सिक्योरिटी में उनको किसी तरीके से नहीं मिल रही, तो वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो गलत नोशन है। और आप देखिए कि मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं तो एक सिंगल यूनिट उसमें रहता हूँ, तो मेरे को आदत है, क्योंकि मेरा भी एक जन्म एक गांव का है, मैंने वो सब चीज़ें सेटिंग्स देखी हैं और मैं आज रह रहा हूँ। मैं अल्टीमेटली बहुत अर्बन प्लानिंग के लिए काफ़ी कुछ करता भी रहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। तो आप जब किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, आपको 10 मिनट, मैं समझता हूँ कि 10 मिनट तो 5 से 10 मिनट एटलीस्ट आपको उसके घर तक पहुँचने में लग जाता है। तो वो हम जिस सिस्टम से, अब ऑफ कोर्स ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो 10 मिनट आपको वहाँ तक जाने में लग जाते हैं। वो एक इशू है। और हम सिंगल यूनिट में रहते हैं तो तुरंत रोड भी एक्सेसिबल है, गार्डन पार्क एक्सेसिबल है, मार्केट एक्सेसिबल है, पोस्ट ऑफिसेज एक्सेसिबल। आपको एक उससे जाने के लिए बहुत आपको टाइम ट्रैवल करना पड़ता है। एडिशनली आप चलेंगे, वॉक करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वो एसोसिएटेड जो रिस्क आएंगे वो अल्टीमेटली वो कॉस्ट भी फैक्टर इन करनी चाहिए, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें। चलिए, तो प्रोग्राम में रैप अप करूं उससे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोसाइटी को, अथॉरिटीज़ को क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए कि अब जो आने वाले बिल्डर्स हैं या सोसाइटीज़ बन रही हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए, सोसाइटी को, अथॉरिटीज़ को मेरे हिसाब से एक तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रियल काम करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म यहाँ ये कर लिया, वहाँ वो कर लिया और फजिंग कर लिया, तो एक तो उससे हटके हर इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉलिड करना पड़ेगा, चाहे वो आपके की रोड्स हों, चाहे ड्रेनेजेस हों, चाहे वाटर सप्लाई सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन उसी के नेक्स्ट उसमें आता है, और या वाटर मैनेजमेंट का जितना सब कुछ वाटर सप्लाई सिस्टम है, ये सारा चीज़ एक तो स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरा, इंडिविजुअल अगर प्लॉट लेवल पे आए तो जितने कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि लॉज सारे हैं, बाय लॉज हैं, नेशनल लेवल पे नेशनल बिल्डिंग कोड है, खुद अथॉरिटीज़ के लॉज हैं, लेकिन उनका सही तरीके से, जो बात आपने कही थी अभी, कि पालन हो सके, कंप्लायंसेस जो है ज़मीन पे वो चीज़ें सब कुछ हों, जो क्योंकि एज यूज़र आपको बहुत बार पता भी नहीं होता है कि आपके क्या अधिकार थे या आपको क्या मिलना था। तो सर, आप एडवोकेट हैं, सॉरी मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो ये ग्रीन ओपन स्पेस जो है इसको बचाने के लिए कंज्यूमर लेवल पे, जैसा कि सर कह रहे थे, क्या इंसान कर सकता है, ये भी आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपने बात की कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सारे कंप्लायंसेस हों, मैं जो समझता हूँ एक प्रभावी कदम ये हो सकता है, क्योंकि हमने वो इंजीनियर वाले सिस्टम पे, उनका जो इन अथॉरिटीज़ में जो एनफोर्समेंट डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, टीम्स हैं, यूनिट्स हैं, वो करीब करीब वर्चुअली वो फेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ हर एक अथॉरिटी अपने अपने जोन वाइज या एरिया वाइज या वार्ड वाइज टास्क फोर्सेस गठित करे, वो जॉइंट टास्क फोर्स हो, उस जॉइंट टास्क फोर्स में अथॉरिटी के भी ऑफिशियल्स हो सकते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया के या अपार्टमेंट के, तो एक जॉइंट, एक इंडिपेंडेंट, उससे एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर आएगा जो कि मॉनिटर करने में बहुत प्रभावी, एक इफेक्टिव और बहुत एफिशिएंट तरीके से वो काम करेगा। और दूसरा बात यह है कि आपका सवाल मैं दोबारा से जानना चाह रहा था, आप ओपन ग्रीन स्पेस को कैसे बनाएं, कंज्यूमर अपने लेवल पे क्या करे, कंज्यूमर अपने लेवल पे क्या करे। देखिए कि मैं समझता हूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें बहुत सारे अभी जजमेंट्स भी हैं, सबसे पहले तो अभी एक रीसेंट जजमेंट था जस्टिस पारदीवाला का, उसमें ये बहुत बड़ा डिटेल जजमेंट है कि जो भी बिल्डर होगा या उसको अपने प्रेमाइसेस के बाहर या विद इन प्रेमाइसेस आपको एक पूरा लेआउट प्लान उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का वो लगाना पड़ेगा, वो साइनेज आपके, और बाकी उसमें प्लस आपको ये बताना पड़ेगा उस लेआउट में ये भी होगा कि कितना % ग्रीन है, क्या कोई वाटर बॉडी का, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि वो स्विमिंग पूल्स को अपनी बी ऑल एंड एंड ऑल समझ लेते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं खासकर यूपी के, जो ये कहता है कि 20 एकड़ से बड़ा कोई अगर प्रोजेक्ट होगा उसका टोटल एरिया का 5% में आपको एक वाटर बॉडी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ये प्रावधान किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे प्रावधानों को, उन शासन आदेशों को अथॉरिटी भी का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करे, प्रचलित करे, RWS को या AOS को बताएं, वो अपने सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को, हर एक फैमिली को ये बताए कि ये संबंधित सर्कुलर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, ये लॉज हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं, ये एंटाइटलमेंट्स हैं। वाटर बॉडी इतने एरिया में होगी ही होगी, आपका ग्रीन एरिया इनफैक्ट इतने एरिया में होगा, 33% या जो भी है, तो उतने एरिया में होगा, और अगर वो नहीं है तो आपका राइट बनता है, आपका क्लेम है। और मैं समझता हूँ कि जो भी रहते हैं सभी सोसाइटीज़ में, सबको पता है कि ये ग्रीन एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ ये है कि उनकी जो वॉइसेस हैं वो दबा दी जाती हैं, क्रश कर दी जाती हैं, तो उनका राइट्स उनको बताया जाए। ये एक मैं समझता हूँ बहुत प्रभावी तरीका। तो ये राइट्स भी पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन अगर सुनवाई और जजमेंट जल्दी नहीं आएगा तो ये सब बेमानी रह जाता है, क्योंकि हम सब बिल्डरों के जाल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो ऊंची इमारतें, चमकदार लिफ्टें, सुविधाएं, सिक्योरिटी सब हमें आधुनिकता का एहसास तो कराती हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमने अपना आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी हवा और अपना बचपन खो दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, बल्कि अब ये भी है कि दुनिया में हम पीछे क्या छोड़कर जाने वाले हैं। क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस मिट्टी की खुशबू पहचान भी पाएंगी जिसमें हमारा बचपन गुजरा था, या ये बातें अब सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी? आप सोचिएगा जरूर इस पे। फिलहाल शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए, आप दोनों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।